Good morning, students. Welcome to Late Sri Ram Kumar College of Special Education, डूनलोड। मैं करणी सिंह चार और आपको HI से जो डिप्लोमेट स्टूडेंट है उनको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये HI और MR दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है और इन जो सब्जेक्ट है इसका नाम है दिव्यांगता का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। तो आज हम बात करेंगे इकाई 2 परिभाषा, कारण, रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन। यानी जो दिव्यांगता की जो परिभाषा है और उसके जो होने के कारण है या हम उसे किस प्रकार रोक सकते हैं और शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा में किस प्रकार से उनको आगे ला सकते हैं और उसका क्या प्रबंधन कर सकते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है वो है गतिशील दिव्यांगता। गतिशील दिव्यांगता यानी गामक अक्षमता। गामक अक्षमता का शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसे वह अक्षमता जिसमें व्यक्ति जो नॉर्मल काम होते हैं जैसे मतलब चलना, उठना, बैठना या फिर किसी चीज़ को पकड़ना, वो जो होते हैं उनमें जो दिव्यांगता होती है वही गतिशील दिव्यांगता कहलाती है। जैसे ये मार्कर है, इसे पकड़ने में किसी को परेशानी हो रही है तो ये एक गतिशील दिव्यांगता है। गामक अक्षमता जन्मजात हो सकती है। ये जो गामक अक्षमता है अधिकतम जन्मजात होती है, यानी जब जन्म लेता है बच्चा ये इन समस्याओं के साथ जन्म होता है तथा जन्म के उपरांत भी ये समस्या हो सकती है। जन्म के उपरांत जैसे किसी भी वजह से कोई दुर्घटनावश हो गया या कहीं चोट आ गई, उस वजह से गामक अक्षमता हो सकती है। तथा जन्म के उपरांत भी शिशु का पाँव है वो टेढ़ा, मेढ़ा या अविकसित होना या विकसित होकर रुक जाना होता है। जैसे कि मतलब किसी अपन जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे को देखते हैं, उसका जो शरीर का कुछ अंग है वो विकास से करना बंद कर देते, जैसे हाथ है या एक पाँव है या आधा शरीर है वो कर देते हैं। गामक अक्षमता शरीर की रचना के कार्य को प्रभावित करती है। गामक अक्षमता है वो शरीर का जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है। जैसे भी हम जो दैनिक कार्य होते हैं हमारे सामाजिक जीवन की, उनको न कर पाना ही गामक अक्षमता होती है, जिसके कारण व्यक्ति है वो गामक क्रियाकलाप नहीं कर सकता है। गतिशील दिव्यांगता। गतिशील दिव्यांगता व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो समय हो वस्तुओं के संचालन में सहबद्ध होती है। यानी जो व्यक्ति का वास्तविक जीवन होता है, जो दैनिक काम होते हैं उनको न कर पाना, जैसे नहाना, खाना, चलना, बैठना या किसी भी चीज़ को पकड़ना, वो नहीं करना गतिशील दिव्यांगता की मुख्य परिभाषा होती है। अब गतिशील दिव्यांगता के निम्न प्रकार हैं, हम आज बात करेंगे। जो गतिशील दिव्यांगता के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अपन पहला प्रकार है वो है पोलियो। क्या होता है? पोलियो एक प्रकार की बीमारी है। वैसे पोलियो वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। पोलियो है वो एक वायरस होता है, उसके संक्रमण से होता है पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर होल सेल क्षतिग्रस्त कर देता है। मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो इंटीरियर होता है उसको क्षति पहुंचाता है, यानी उसको नुकसान पहुंचा देता है। जिसके फलस्वरूप जो नुकसान होता है उसी के फलस्वरूप जो दिव्यांगता होती है वो पोलियो कहलाती है। ये दिव्यांगता है वो सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित एवं कमजोर बच्चों के वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ये वायरस है पोलियो, ये सर्दी, जुकाम, दस्त, उल्टियाँ या फिर जो कमज़ोर है या कुपोषित बच्चे होते हैं, जो जिनका शारीरिक जो बनावट है वो तो थोड़ी बहुत कमज़ोर होती है, उनको होने का अधिक खतरा रहता है। पोलियो है वो जन्म से 5 वर्ष तक हो सकता है, बाद में नहीं होता है। पोलियो है जो किसी बच्चे को क्षतिग्रस्त करता है वो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो हो सकता है। आज जैसे अपन माने तो भारतीय पोलियो मुक्त देश है, अभी भारत में जो पोलियो केस है वो 0% है।
वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जैसे ये वायरस का संक्रमण जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे शुरुआत होती है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो शरीर के अंदर जो कोशिकाएं, जो नाड़ियां हैं, उनको क्षतिग्रस्त करता है, उनको विकास अवरुद्ध कर देता है उनका। ऐसे वातावरण जहाँ पोषण की स्थिति खराब का शौचालयों की कमी होती है। मतलब इसका जो मुख्य कारण है पोलियो होने का वो है कि बच्चों में जो नॉर्मल है, जो बेसिक न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे शरीर को जो चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि है, उनको न मिल पाना पर्याप्त मात्रा में जितना आवश्यक होता है। और एक जो शौचालयों की कमी है हमारे जो है, उस शौचालयों की कमी से जब बाहर जाते हैं तो उनसे जो संक्रमण है या वायरस है वो फैलता है। ऐसे वातावरण जहाँ पोषण की स्थिति खराब होती है वहाँ पोलियोग्रस्त बच्चे मल से यहाँ वायरस स्वस्थ बच्चे के मुंह तक जाकर अब जैसे कोई बच्चा पोलियोग्रस्त है, वो कहीं शौचालय की कमी न होने की वजह से बाहर चला गया, और जब वो बाहर जाता है तब जो पोलियोग्रस्त बच्चा है वो बाहर चला जाता है, तो दूसरा जो स्वस्थ बच्चा है वो उसी के संपर्क में आ जाता है किसी भी कारणवश, तो वो बच्चा है, जो स्वस्थ बच्चा है, वो भी उससे प्रभावित हो जाता है, वो भी पोलियो ग्रसित हो सकता है, क्योंकि एक वायरस जनित रोग है। जैसे हमारे जैसे कोरोना है, वैसे भी वो एक वायरस जनित रोग है, यानी एक से दूसरे तक फैल सकता है। यदि वातावरण अच्छा है तब भी इसका वायरस छींक या खांसी द्वारा फैलता है। वैसे कोरोना वाली बात है, जैसे मलमूत्र है या छींक है, जैसे कोई पोलियोग्रस्त बच्चा है वो आपके पास बैठा है, आप स्वस्थ है, और जैसे वो आपके पास छींकता है या खांसता है तो वो पोलियो का जो वायरस है वो स्वस्थ व्यक्ति में आने की भी पूरी संभावना रहती है। यह वायरस स्पाइनल कार्ड से इंटीरियर नर्व की क्षति के कारण मांसपेशियों को तनाव या स्थिर कर देता है। जैसे एंटीरियर नर्व यानी जो शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा होता है, मतलब जो कमर है उसके शरीर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको स्थिर कर देता है। स्थिर यानी उसका चलना फिरना हिलना डुलना बंद कर देता है, उसे स्थिर करना कहते हैं। स्थिर मतलब किसी जो पैर है हमारे शरीर के वो मूव करना बंद कर देते हैं, उसे कहते हैं। पोलियो के मुख्य 3 वायरस होते हैं, जैसे अब कोरोना है तो उसकी जो कोरोना के जो वायरस होते हैं उसी प्रकार इसके भी 3 वायरस होते हैं। जैसे पहला है लियोन, वो है लियोन, दूसरा लेसिन, और दूसरा है ब्रोंसाइट, तीसरा है वो ब्रोंसाइट। ये जो पहला कारण है जो गतिशील दिव्यांगता है या गामक प्रतिघात है, जो गामक क्षमता है, उसका जो पहला कारण है वो है पोलियो। अब अपन बात करते हैं कारण नंबर 2। कारण नंबर है 2, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। क्या भाई? यह है कारण नंबर 2, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को अंग्रेजी में कोज़रेबल प्लेसी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मस्तिष्क का दोनों भाग है, अर्थात किसी भी अक्षमता या क्षति जो शरीर की गति को नियंत्रित करने में कष्ट करता है, यानी जो हमारे जो शरीर है उसकी जो हाथ को चलाना या किसी भी प्रकार के है वो सभी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा मस्तिष्क करता है। यानी मस्तिष्क का जो पूरा भाग है वो हमारे जो शरीर के संचालन है उसको वही कंट्रोल करता है। यह जीवन के आरंभिक वर्षों में दृष्टिगत गोचर होता है, यानी जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है वो हमारे जो जन्म के जो कुछ शुरुआती साल है उसमें है वो दिखाई नहीं देता है, दृष्टिगोचर यानी दिखाई नहीं देता है। प्रमस्तिष्कीय घात क्या होता है, मतलब अपन बात करेंगे प्रमस्तिष्कीय घात की पूरी परिभाषा क्या होती है। प्रमस्तिष्कीय घात से कोई भी अविकासशील अवस्थाओं का समूह अप्रतिभेद होता है, यानी जैसे कोई व्यक्ति है वो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित है तो वो किसी भी काम को करने या मतलब उसमें अक्षम होगा, मतलब जो
हमारा मस्तिष्क है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, वो हमें जो मस्तिष्क है वो मैसेज नहीं पहुंचाता है। जैसे अपन है, ये हाथ कहीं जल रहा है, तो जलते ही हम हाथ को हटा लेते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा हाथ जल रहा है, हमें पीड़ा हो रही है। तो वो जो पीड़ा का जो संदेश है वो हमारे मस्तिष्क द्वारा हमें हमारे हाथ को पता चलता है। और प्रेम मस्तिष्क या पक्षाघात का मतलब होता है कि ये जो संदेश है ये पहुंचने में देरी होती है हमारे पास, मस्तिष्क है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं में शरीर के चलन और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। मतलब जैसे हमारे शरीर की जो मांसपेशियां या नसें, मतलब आप हमारी खुद की भाषा में बात करें तो हमारे शरीर की जो नसें हैं उनको जो संदेश पहुंचाने का काम करती है, जो उनको वो अवरोधित कर देता है। जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों को शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। ये जो है प्रेम पक्षाघात, ये जन्म के पहले भी हो सकता है, मतलब जन्म लेता है बच्चा उस समय भी हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। वैसे ही अभी हमने बताया कि जैसे मतलब किसी सड़क दुर्घटना में कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसे शरीर मस्तिष्क में चोट आ गई, तो उसी प्रकार ये प्रेम पक्षाघात है, ये भी हो सकता है। साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होता है। साधारणतः अधिकतम अपन जैसे माने तो ये जो है ये जन्म के पहले, मतलब जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब माता द्वारा या किसी प्रकार का मतलब जैसे नशा करना है या फिर जन्म के दौरान कहीं मतलब बस में आप जाते हैं या पेट के अंदर चोट लग जाना, तो ये जन्म से पहले है, या माता द्वारा बच्चे को संपूर्ण पोषण नहीं मिलना उसके द्वारा ये जन्म के दौरान हो सकता है। जन्म के दौरान मतलब जैसे बच्चा जन्म ले रहा है और जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ आधुनिकीकरण की जो व्यवस्था है उसकी कमी हो, जैसे वो जो बच्चे को जन्म लेते समय जो उपकरण अपन काम में लेते हैं वहाँ जो उपकरण पुराने हो, जंग से ग्रसित हो, यानी जो होते हैं उनको नहीं हो, या जन्म के तुरंत पश्चात मतलब जैसे जन्म बच्चा ले रहा है और जन्म लेते ही उसे सही जगह नहीं लिटाया गया हो, या सही प्रकार के उसका जो पोषण है या फिर उसे जो जन्म के पश्चात तो माँ का दूध का नहीं मिलना हो, या जो भी कारण होते हैं जैसे उसे सुलाया सही नहीं गया हो सकते हैं। अधिकतम जो चांस होते हैं वो जन्म के या तो पहले हो जाता है या जन्म के दौरान या जन्म के पश्चात होता है। अब इसकी जो परिभाषा है, प्रेम मस्तिष्क पक्षाघात की परिभाषा है, उसकी अपन बात करते हैं। बेट्सो और पेरेट ये दो वैज्ञानिक हैं, उनके अपन नाम करते हैं, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई उसकी अपन बात करें। तो प्रेम मस्तिष्क पक्षाघात है उसके तो ये दो लोग हैं, इन्होंने एक परिभाषा बताई है, उस परिभाषा पे अपन बात करते हैं। ये परिभाषा है इन्होंने सन 1986 में दी, कब दी? 1986 में, ठीक है। इनके अनुसार प्रेम मस्तिष्क पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब इनका कहना है कि पक्षाघात है वो एक जटिल मतलब नुकसानदेह है और अप्रगतिशील यानी जो चलने में अपने को सहायता नहीं करती है उस स्थिति के कारण होती है। जैसे हमारे शरीर का मतलब जैसे कोई अंग काम करना बंद, जैसे पैरालाइज है यानी जैसे हम किसी प्रकार से पैरालाइज होते हैं तो हमारे शरीर का जो अधिकतम हिस्सा है वो काम करना बंद कर जाता है, अप्रगतिशील हो जाता है, उस स्थिति के कारण होती है। जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी से अपंगता हो जाती है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें सामंजस्य नहीं होता, यानी आपसी तालमेल है वो नहीं बैठता है। जैसे मैं भी आपको पहले बता रहा कि वो जो संदेश है वो पहुंचने में देरी होती है तो उसे पता नहीं चलता है कि अपने साथ कहाँ लगी है, यानी जो सामंजस्य है वो नहीं बैठता है और इस सामंजस्य के कारण जो विकलांगता आती है, अपंगता आती है, वो हो जाता है। एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक
नहीं किया जा सकता, यह नहीं बढ़ता है। मतलब जिस प्रकार एक बार में जितना हो गया, मतलब हमारे शरीर का मस्तिष्क का जितना भाग क्षतिग्रस्त हो गया उसे हाथों हाथ हम ठीक नहीं कर सकते, और न ही उस जो भाग है वो आगे बढ़ता, जितना एक बार में हो गया वो उतना ही रहता है। इसके बावजूद भी संचालन एवं शारीरिक स्थितियों से जुड़ी समस्याओं से थोड़ा सुधारा जा सकता है। अब अपन किसी भी प्रकार की दवाई या मतलब वो कोई काम नहीं आता इसमें। किसी व्यक्ति को प्रेम मस्तिष्क से प्रतिघात हो गया या पक्षाघात हो गया, तो उसको हम मतलब किसी दवाई या उन चीज़ों से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, कि शारीरिक सुधार यानी जैसे रोज उनके सुधार करने की कोशिश की जाए या मतलब उनका प्रयास किया जाए तो थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। प्रेम मस्तिष्क से पक्षाघात के प्रकार। अब अपन बात करते हैं प्रेम मस्तिष्क से पक्षाघात के प्रकार। प्रकार नंबर 1, प्रकार नंबर 1, तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण। के अनुसार वर्गीकरण। हाँ, पहला काम है वो है तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण, और नंबर 2 वो है प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है। नंबर 3 है वो है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार। चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार या वर्गीकरण। नंबर 1 है ना, इस पर बात करते हैं अपन। तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण। अति अल्प प्रेम मस्तिष्क से अंगाघात, इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति सम्मत है, विकलांगता है वो न्यूनतम होती है। मतलब जो ये इसमें है तीव्रता में, इसमें अति अल्प पक्षाघात होता है। अति अल्प यानी बहुत थोड़ा, मतलब जो बच्चा है वो नॉर्मली एकदम ठीक दिखाई देता है, जैसे मतलब स्वतंत्र होता है। मतलब आप देख के ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे में है वो प्रेम मस्तिष्क से पक्षाघात है, परंतु जब जो कुछ सीखने की कोशिश करता है उसमें थोड़ी बहुत उसे कठिनाई आता है। हालांकि वो सीख जाता है, ऐसी बात नहीं सीख नहीं पाता है, परंतु वो सीखने में जब कोशिश करता है तो उसे कठिनाई आती है। उससे जो पहला है इसकी बात करते हैं, इसकी अनुसार बता रहे। ठीक है, इसके अनुसार जो बच्चा है उसे सीखने में थोड़ी बहुत आती है। दूसरा है अल्प मस्तिष्क से अंगाघात, इसमें शरीर की इसके भाग है, जो ये है इसके भागों की बात कर रहे हैं अपन अभी, कि मतलब अति अल्प पहला कारण है वो है अति अल्प। इस अति अल्प में क्या होता है कि मतलब थोड़ी बहुत प्रेम मस्तिष्क, अति अल्प अति मतलब ज़्यादा, अल्प मतलब थोड़ा। अति अल्प यानी थोड़ा सा भाग होता है वो मस्तिष्क है वो डैमेज होता है। हालांकि उसमें पता नहीं चलता कि बच्चा डैमेज है या नहीं है, परंतु जब कुछ सीखने की कोशिश करता है तब वो परेशान होता है। दूसरा है अल्प प्रेम मस्तिष्क के अंगाघात, इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है। तब बच्चा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक विकसित हो सकता है तथा स्वतंत्र हो सकता है। ये थोड़ा अल्प मस्तिष्क से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एक तो होता है अति अल्प, दूसरा है अल्प। ये अल्प है वो अति अल्प से थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसमें बच्चा है वो उपकरणों के माध्यम से, यानी उपकरण यानी जैसे किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए तो वो उपकरण काम में लेते हैं। जैसे मतलब
अपन जैसे ये मार्कर है, इसके द्वारा अपन सीखने का जो उपकरण है, इन्हीं उपकरणों के द्वारा जो वो सिखाया जाता है उसमें वो कुछ हद तक सीख लेता है। और नंबर 3 है वो है गंभीर प्रमस्तिष्कीय अंगाघात। अत्यल, पहला अत्यल, दूसरा अल्प और तीसरा है वो गंभीर यानी बहुत ज्यादा। तीसरा है वो गंभीर मस्तिष्कीय अंगाघात। इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति क्या होता है, गामक तथा शरीर की स्थिति से संबंधित विकलांगता पूर्णतया प्रभावित होती है। इससे बच्चे को दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर होना पड़ता है। ये जो गंभीर है इसमें क्या होता है कि जो शरीर का मस्तिष्क होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होता है, और उससे जो दैनिक कार्य है जैसे पढ़ाई लिखाई चलना बोलना या जो भी अपन समझे, तो उसमें जो दूसरों का सहायता लेना पड़ता है, जो दूसरे लोग हैं वो उन पर निर्भर रहता है। ये होता है गंभीर प्रमस्तिष्कीय अंगाघात। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 2, ये प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। अब प्रभावित अंगों की संख्या यानी जो कौन सा अंग है वो इससे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से जो प्रभावित है। हाँ भाई, तो क्या अब अपन दूसरा है, ये क्या है दूसरा, ये प्रभावित अंगों की संख्या कहता है। प्रभावित अंग यानी इससे जो प्रभावित अंग है जैसे हाथ पैर या और भी है जैसे मुंह या शरीर का कोई भी अंग है वो प्रभावित है, जैसे कि कोई भी अंग होगा वो प्रभावित है, उनकी संख्या क्या है अपने पास, ठीक है। हाँ तो भाई पहला है मोनोप्लेजिया, इसके अंतर्गत आने वाले प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पर कोई एक हाथ या कोई एक पैर प्रभावित होता है। पहला है जो है वो है मोनोप्लेजिया। अब मोनोप्लेजिया में क्या होता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के आधार पर शरीर का कोई एक हाथ या फिर शरीर का कोई एक अंग है वो प्रभावित होता है, ठीक है। वो नंबर 1 क्या है मोनोप्लेजिया, और नंबर 2 है वो है हेमीप्लेजिया। अब हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति एक ही तरफ के हाथ पैर दोनों में से कोई एक प्रभावित होता है। इस अवस्था को हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। जैसे मतलब शरीर का मतलब कोई भी एक साइड है, जैसे अपन राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड में से जैसे दोनों पैर, एक पैर और एक हाथ दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी दोनों जो काम करना बंद कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं हेमीप्लेजिया। क्या कहते हैं भाई हेमीप्लेजिया, क्या कहते हैं हेमीप्लेजिया। यानी शरीर की कोई साइड हो जाए, लेफ्ट साइड हो या चाहे राइट साइड हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, बाकी शरीर उसमें क्या एक पहले में क्या होता है मोनोप्लेजिया में कि ये हाथ और ये पैर दोनों हो सकते हैं, मतलब लेफ्ट हाथ हो सकता है और राइट पाँव हो सकता है, या फिर राइट हाथ हो सकता है या लेफ्ट पाँव हो सकता है। परंतु जो हेमीप्लेजिया है उसमें एक ही साइड के दोनों में, जैसे राइट हाथ है तो राइट पैर होगा, या लेफ्ट हाथ है तो लेफ्ट ही पैर होगा, वो दोनों घर्षित होंगे। नंबर 3 है वो है डाइप्लेजिया। इसमें व्यक्ति के ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं और कभी कभी हाथों में प्रभावित होता है। अब उन दोनों में क्या होता है कि उन दोनों में तो हाथ और पैर दोनों प्रभावित हो रहे थे, इसमें क्या होता है कि दोनों हाथ हो जाए या दोनों पैर हो, यानी एक हाथ एक पैर होगा नहीं, दोनों हाथ या दोनों हाथ प्रभावित होंगे या दोनों पैर प्रभावित होंगे, ठीक है। जैसे अधिकतर इसमें होता है कि मतलब पैर प्रभावित होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, हाथ है वो बहुत कम चांस में होते हैं, ठीक है। वो होता है पैराप्लेजिया, इसीलिए इसका नाम पैराप्लेजिया, यानी पैर है वो अधिकतर वो प्रभावित होते रहते हैं। और नंबर 5 है वो है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी पूरा शरीर है वो काम करना बंद कर देता है। जैसे आपने कहीं देखा नहीं, अभी आपने वास्तविक जीवन में तो ये देखा या नहीं देखा होगा, परंतु अब जैसे
फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि वो कोई व्यक्ति है, उसका पूरा शरीर है वो बस व्हील चेयर पर बैठा रहता है, उसकी एक अंगुली काम करती है या फिर कोई अंग काम नहीं करता, वो जिंदा है, बस इतना है कि वो जिंदा है, बाकी उसका हाथ पैर या कोई भी शरीर का हिस्सा है वो अंग है वो हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार है प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर। किस पे? प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर। पहला क्या है? मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होता है कि राइट हाथ या लेफ्ट पैर होता है, या लेफ्ट हाथ या राइट पैर होता है। नंबर 2 होता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के एक ही तरफ के दोनों हाथ एक ही तरफ के एक हाथ और एक पैर, चाहे लेफ्ट हाथ स्थित है तो राइट हाथ स्थित है तो राइट पैर भी होगा, या लेफ्ट हाथ स्थित है तो लेफ्ट पैर भी होगा, यानी एक साइड के दोनों अंग प्रभावित होंगे। नंबर 3 है वो है डाइप्लेजिया। इसमें व्यक्ति है, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पैर प्रभावित होते हैं। नंबर 4 है वो है पैराप्लेजिया। इसमें व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं, जिसे पैराप्लेजिया कहता है, यानी दोनों पैर है वो पूरे के पूरे एकदम ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं, एकदम स्थिर होते हैं, यानी वो किसी प्रकार काम नहीं करते, ना उन पे कोई दर्द महसूस होता है। आप कितना भी वहाँ पे चोट मार लो उसे किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है। और नंबर 5 है वो है क्वाड्राप्लेजिया। क्वाड्राप्लेजिया में क्या होता है कि मतलब पूरा का पूरा शरीर है वो स्थिर हो जाता है, कोई भी शरीर का कोई भी अंग है वो काम नहीं कर सकता। हो सकता है शरीर की कोई एक उंगली काम करो, वो एक अलग बात होती है, तो ये पूरा शरीर स्थिर हो जाता है। अब है इसके चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण, नंबर 3। ठीक है, क्या भाई? नंबर 3 चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? नंबर 1 स्पाटिसिटी, इसको तो नंबर 1 है इसका ठीक है, इसका जो नंबर है वो है पता है स्पाटिसिटी। इसका अर्थ है कि कड़ी हुई या तनी हुई मांसपेशियां बच्चे सुस्त या बद्धे दिखते हैं। इसमें क्या होती है? 1 मिनट। हाँ भाई, किसमें बात कर रहे थे अपन? हाँ, चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। इसका क्या होता है कि पहला है वो है स्पासिटी। इसका अर्थ होता है कड़ी हुई या तनी हुई मांसपेशियां जिससे बच्चे सुस्त और बद्धे दिखे। जैसे अपन मतलब ऐसे मान लो आप कि जैसे कुपोषित बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे देखे आपने, जैसे मतलब बच्चा है उसका सर अजीब तरीके का है या मुंह अजीब तरीके का, या फिर हाथ एकदम पतला है, या एक तरीके से हाथ ज़्यादा मोटा है बाकी शरीर से ही है ना, तो जो बद्धे दिखाई देते हैं, जो शरीर की मांसपेशियां या शरीर का कोई एक अंग होता है वो या तो अधिक कम विकसित होता है या अधिक ज़्यादा विकसित होता है, जिससे बच्चा है वो बद्धा दिखाई देने लगती है। गति बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का तनाव बढ़ने लगता है। जैसे जैसे शरीर की गति, हमारे शरीर की जैसे जैसे गति बढ़ती है उसी प्रकार वो शरीर के कुछ जो अंग है वो या तो कम विकसित हो जाते हैं या अधिक विकसित हो जाते हैं। क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़ापन और भी बढ़ जाता है। अब जब बच्चे हैं वो कम पोषित होते हैं या फिर वो विकलांग होते हैं तो मानसिक रूप से या तो अधिक क्रोधित होते हैं या अधिक उत्तेजित होते हैं, गुस्सा इन तरह की चीज़ों में अधिक भाग लेते हैं। पीठ के बल लेटने में बच्चों का सिर एक तरफ मुड़ा हुआ होता है। पीठ के बल जब बच्चे लेटते हैं तो शरीर का जो सर है वो एक तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होता है, पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। मतलब जैसे शरीर के कुछ अंग आपने देखे होंगे, जैसे कोई व्यक्ति विशेष है उसका सर या तो बड़ा है या बहुत ज़्यादा छोटा है या पतला है लंबा है, या फिर हाथ है वो अधिक या तो अधिक पतला हो जाता है या अधिक मोटा हो जाता है। ये होता है क्या होता है? स्पेसिटी। अब अपन बात करते हैं नंबर 2 पर, इसे कहते हैं एस्थेटोसिस। क्या होता है भाई? एस्थेटोसिस। नंबर 2 है वो है एस्थेटोसिस। यह है एस्थेटोसिस। एस्थेटोसिस का अर्थ होता है अनियंत्रित गति से होता है। बच्चा जब अपनी इच्छाओं से अंग का संचालन करता है, अनियंत्रित गति यानी वह गति जिसे हम नियंत्रण नहीं कर सके। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग का संचालन करता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लगता है। जब बच्चा है वो अपने शरीर का संचालन करने
लगता है, तब वो उसका शरीर का जो अंग है वो अनियंत्रित हो जाता है, जैसे मतलब चलने की कोशिश कर रहा है और चलते चलते उसके पैर है वो अपने आप अधिक तेजी से गति बढ़ने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, एथेटोसिस। इस जिसमें मांसपेशियों का तनाव लगातार बदलता रहता है और एथेटोसिस प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखाई देते हैं। मतलब जैसे नन्हे बच्चे हैं